हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। हम लोगों ने पालमपुर गांव की कहानी पढ़ी थी। उसके आगे का भाग अब हम देखेंगे। आप लोग अपनी कॉपी और पेन लेकर के बैठिए। अगर बीच में कुछ विशेष चीज़ होगी तो आप लोग उसको नोट करिएगा। अब हमारा मेन टॉपिक है पालमपुर में खेती। तो खेती में बच्चों भूमि स्थिर है। भूमि स्थिर का मतलब आप समझते हो क्या? स्थिर का मतलब है एक जगह होना। तो पालमपुर में खेती उत्पादन की प्रमुख क्रिया है। काम करने वालों में 75% लोग अपनी जीविका के लिए खेती पर निर्भर होते हैं। जीविका का मतलब अपना जीवन यापन करने के लिए। ये किसान अथवा कृषि श्रमिक हो सकते हैं और इन लोगों का हित खेतों में उत्पादन से ही जुड़ा होता है। मतलब खेती में जो उत्पादन होता है उन्हीं खेती के उत्पादन से ही उनको अपने साल भर के खर्चों के लिए पैसे का हिसाब किताब रखना होता है। खेती में प्रयुक्त भूमि क्षेत्र वस्तुतः स्थिर होता है। अब बच्चों ये देखना है कि वर्ष 1960 से आज तक जुलाई के अंतर्गत भूमि क्षेत्र में कोई विस्तार नहीं हुआ। उस समय तक गांव की कुछ बंजर भूमि को कृषि योग्य भूमि में बदल दिया गया था। नई भूमि को खेती योग्य बनाकर कृषि उत्पादन को और बढ़ाने की कोई गुंजाइश नहीं थी। भूमि को नापने की मापक इकाई हेक्टेयर होती है। बच्चों हमारा दूसरा टॉपिक है, क्या उसी भूमि से अधिक पैदावार करने का कोई तरीका है? मतलब जो हमारे पास, हमारे इन द सेंस किसान, जो किसान के पास भूमि होती है, क्या उस भूमि पर अधिक पैदावार बढ़ाई जा सकती है? जिस प्रकार की फसल पैदा की जाती है और जैसी सुविधाएं उपलब्ध होती है उसको देखते हुए पालमपुर उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग के गांव की तरह ही लगता है। पालमपुर में समस्त भूमि पर खेती की जाती है। कोई भूमि बेकार नहीं छोड़ी जाती। बरसात के मौसम में किसान ज्वार और बाजरा उगाते हैं। इन पौधों को पशुओं के चारे के लिए प्रयोग में लाया जाता है। इसके बाद अक्टूबर और दिसंबर के बीच में आलू की खेती होती है। सर्दी के मौसम में रबी में खेतों में गेहूं उगाया जाता है। उत्पादित गेहूं में से परिवार के खाने के लिए रख करके शेष गेहूं किसान अपने गांव में की मंडियों में बेच देते हैं। उससे जो धन उत्पन्न होता है वे अपने साल भर के खर्चे और खेतों में और उपजाऊ बढ़ाने के लिए भी पैसे का प्रयोग करते हैं। भूमि के एक भाग में गन्ने की खेती भी की जाती है, जिसकी वर्ष में एक बार कटाई होती है। गन्ना अपने कच्चे रूप में या गुड़ के रूप में व्यापारियों को बेच दिया जाता है। पालमपुर में बिजली जल्दी ही आ गई थी, जिसका प्रभाव यह पड़ा कि सिंचाई की पद्धति में बदलाव आया और सिंचाई की पद्धति में बदलाव आने के कारण किसानों को खेती करने में भी सुविधा हुई। जो किसान पहले कुएं से रहट द्वारा पानी निकालकर छोटे छोटे खेतों की सिंचाई करते थे, वे अब बिजली के माध्यम से नलकूपों के द्वारा अपने खेतों को कम समय में अधिक क्षेत्र की सिंचाई कर लेते थे। कुछ नलकूप सरकार द्वारा लगवाए गए थे, लेकिन कुछ किसानों ने, जिनके पास पैसे थे, उन्होंने अपने निजी नलकूप भी लगवा लिए थे, जिसके परिणाम स्वरूप 1970 के मध्य तक 200 हेक्टेयर के पूरे जुते हुए क्षेत्र की सिंचाई होने लगी थी। एक वर्ष में किसी भूमि का एक से ज़्यादा फसल पैदा करने को बहुविध फसल प्रणाली कहते हैं। बहुविध फसल प्रणाली क्या होती है बच्चों? एक भूमि पर ही जब हम बार बार फसलों को उत्पन्न करते हैं। यह भूमि के किसी एक टुकड़े में उपज बढ़ाने की सबसे सामान्य प्रणाली है। पालमपुर में सभी किसान कम से कम 2 मुख्य फसलें पैदा करते हैं। कई किसान पिछले 15-20 वर्षों से तीसरी फसल के रूप में आलू भी पैदा कर रहे हैं। बच्चों जब खेती होती है तो खेती में श्रम, धन, उसके अतिरिक्त हमको सिंचाई की आवश्यकता होती है। तो क्या सिंचाई के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र को बढ़ाना आवश्यक है?
तो क्यों? अब क्यों आवश्यक है बच्चों, ये आपके मन में भी आता होगा। तो अगर हम खेती में सिंचाई की आवश्यकता को नहीं बढ़ाएंगे, सिंचाई की सुविधा को अधिक नहीं बढ़ाएंगे, तो क्या हमको खेती करना आसान होगा? नहीं, बिना सिंचाई के तो खेती नहीं हो सकती है। अब ये बहुविधि फसल प्रणाली बच्चों क्या है? भूमि के एक टुकड़े से उत्पादन बढ़ाने का एक तरीका ही बहुविध फसल प्रणाली है। दूसरा तरीका अधिक उपज के लिए खेती में आधुनिक कृषि विधियों का प्रयोग करना है। उपज को भूमि के किसी टुकड़े में एक ही मौसम में पैदा की गई फसल के रूप में मापा जाता है। 1960 के दशक के मध्य तक खेती में पारंपरिक बीजों का प्रयोग किया जाने लगा था, जिनकी उपज अपेक्षाकृत कम थी। परंपरागत बीजों को कम सिंचाई की आवश्यकता होती थी या थोड़े पानी में भी खेती किसान कर लेते थे। किसान उर्वरकों के रूप में गांव के गोबर या दूसरी प्राकृतिक खाद का प्रयोग करते थे। किसानों को खाद खरीदनी नहीं पड़ती थी। 1960 के अंत में हरित क्रांति ने भारतीय किसानों को अधिक उपज वाले बीजों के द्वारा गेहूं और चावल की खेती करने का तरीका सिखाया। ये बच्चों हरित क्रांति क्या होती है? हरित क्रांति के अंतर्गत किसानों को अधिक उपज वाले बीज जो HIV के द्वारा उपलब्ध कराए जाते हैं, जिनसे कम लागत कम समय में अधिक खेती उत्पन्न होती है। HIV बीजों से एक ही पौधे से ज़्यादा मात्रा में अनाज पैदा होने की आशा थी। इसके परिणाम स्वरूप जमीन के उसी टुकड़े में पहले की अपेक्षा कहीं अधिक अनाज की मात्रा पैदा होने लगी। भारत में पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों ने खेती के आधुनिक तरीकों का सबसे पहले प्रयोग किया। इन क्षेत्रों में किसानों ने खेतों में सिंचाई के लिए नलकूप और HIV बीजों, रासायनिक उर्वरकों तथा कीटनाशकों का प्रयोग किया। उनमें से कुछ ने ट्रैक्टर और फसल गहाने के लिए मशीनें खरीदी, जिसने जुताई और कटाई के काम को तेज कर दिया। बच्चों, और मशीन के द्वारा जुताई और कटाई में जो काम एक दिन में 16 मजदूर करते हैं, वही काम मशीन के द्वारा एक दिन में हो सकता है। उन्हें गेहूं की ज़्यादा पैदावार भी प्राप्त हुई। बच्चों, अब इस जितना हमने अभी पढ़ा, इस पे कुछ थोड़ा सा आप लोग छोटे छोटे प्रश्न हैं उसको लिखिए और आप ढूंढ करके उन प्रश्नों का उत्तर करके मुझे व्हाट्सएप करिएगा। मैं देखूंगी कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं। प्रश्न नंबर 1 लिखिए, हरित क्रांति क्या है? हरित क्रांति क्या है? प्रश्न नंबर 2, बहुविधि फसल प्रणाली किसे कहते हैं? बहुविधि फसल प्रणाली किसे कहते हैं? सिंचाई के क्या स्रोत हैं? प्रश्न नंबर 3 है आपका, सिंचाई के क्या स्रोत हैं? एक प्रश्न और नोट करिए, किसान अपने लिए आवश्यक आगत कहाँ से प्राप्त करते हैं? किसान अपने लिए आवश्यक आगत कहाँ से प्राप्त करते हैं?